तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में साफ साफ कहा था कि तीसरा ओडीआई मुकाबला चाहे कुछ भी हो जाए, इंग्लैंड ही जीतेगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ओडीआई सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाएगा, इसके बारे में। तो दोस्तों, अब से इंग्लैंड के भी यहाँ पर चांसेस हैं जीतने के। अगर लगातार दोनों मुकाबला जीतते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंग्लैंड कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग खास करके ये भी जानेंगे कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं वो जो कि इंग्लैंड की तरफ से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है, और ट्रेविस हेड खेलेंगे या फिर नहीं। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 27 सितंबर को खेला जाएगा। 5 बजे शाम में स्टार्ट हो जाएगा और ग्राउंड हर मुकाबले में चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो मुकाबला है लॉर्ड्स में खेला जाएगा, लंदन में। बहुत ही फेमस ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, इस ग्राउंड पर देखा जाए तो टोटल अभी तक 66 मुकाबले हुए हैं ओडीआई के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम और चेस करने वाली टीम 33-33 मुकाबले जीती है। तो टॉस उतना मायने यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन रिसेंट के जो मुकाबले हुए हैं वो दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए जीती है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एवरेज स्कोर 243 रन का है। हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड का है 334 रन का। लोएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका का है 107 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 200 के नीचे 14 बार स्कोर बना है। 200 250 के बीच में 33 बार स्कोर बना है। 250 300 के बीच में 22 बार और 300 के ऊपर 10 बार स्कोर गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्कोर तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि लगभग अच्छे सारे बैट्समैन फॉर्म में हैं। अब रीसेंट फॉर्म की बात करें तो दोस्तों, जो पिछला दोनों मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया है, दोनों का दोनों मुकाबले में इंग्लैंड जीती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों मुकाबला 100-100 रन से जीती है पहले बैटिंग करते हुए। तो इंग्लैंड का इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा रहता है। पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिला और स्पिनर्स को 9 विकेट। और उससे पहले इंडिया को हराई थी दोस्तों, जिसमें फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिला और स्पिनर्स को 6 विकेट। विकेट भी गिर रहे हैं दोनों मुकाबले में, देख सकते हैं कि लगभग अच्छा खासा यहाँ पर विकेट गिरा है और फास्ट बॉलर को एक्स्ट्रा मदद मिल रही है। और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है 22 विकेट और स्पिनर्स को 15 विकेट। मतलब बॉलर्स को भी आपको अपनी टीम में रखना है। मेरे ख्याल से आपको ज्यादातर ऑलराउंडर्स को लेकर चलना है, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को पिछले 2 मुकाबले में 11 विकेट मिला और स्पिनर्स को 8 विकेट। सेकंड इनिंग में 11 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है। तो पिछले 10 मुकाबले में हेड टू हेड में ओडीआई में जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पिछला 10 ओडीआई मुकाबला हुआ है, उसमें से ऑस्ट्रेलिया 8 बार जीती है और इंग्लैंड 2 बार। तो कहीं ना कहीं हेड टू हेड में पिछले कुछ मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का पकड़ा बहुत भारी रहा है। रिसेंट फॉर्म इंग्लैंड का थोड़ा सा सुधर गया है। 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं, पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं। लेकिन इस सीरीज में आपको पता ही है कि 2 मुकाबले जीत चुके हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद कि क्या रहेगी इंग्लैंड की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से आपको फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट, विल जैक और हैरी ब्रूक तो टॉप ऑर्डर में आएंगे ही, क्योंकि इनके बैटिंग लाइनअप में कोई ज्यादा चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। फिर जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, जैकब बेथल, ब्रेंडन केयर्स, जोफ्रा आर्चर को पिछले मुकाबले में वापसी कराया गया था, मैथ्यू पॉट्स और आदिल राशिद। तो प्लेइंग 11 यही रहने वाली है। हो सके बॉलिंग में बदलाव होगा, लेकिन कम उम्मीद है, क्योंकि पिछला प्लेइंग 11 इनका दोस्तों जो था वो दोस्तों विनिंग प्लेइंग 11 है, तो कम चांस है कि बदलाव होगा। अब डायरेक्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि टेलीग्राम पर अगर आप लोग भाइयों नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आपको टॉस के बाद सारे अपडेट्स मिलेंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद इंग्लैंड की दोस्तों यहाँ पर जो प्लेइंग 11 है इनके सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट की बात करें, जो कि ओपनिंग करेंगे। फिलिप सॉल्ट बहुत ही बुरे फॉर्म में है। अभी तक जितने मुकाबले खेले हैं ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। तो आपको इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। पिछले 3 मुकाबले में देख सकते हैं कि 20 रन से भी ऊपर स्कोर इन्होंने नहीं किया है। पिछले मुकाबले में तो हद हो गई, 0 पर आउट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग फिलिप सॉल्ट को ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हैं,
क्योंकि अच्छे ऑप्शन है, रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, आईपीएल में भी और ओडीआई में ठीक ही है। तो फिलिप सॉल्ट मेगा ग्रैंड लीग के लिए कप्तान के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। बेन डकेट को आप लोग रख सकते हैं, पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, 8 रन बनाए, लेकिन उससे पहले 32 रन 95 रन की पारी खेले हैं। विल जैक और हैरी ब्रुक पर आपको फोकस करना है, क्योंकि विल जैक पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। हैरी ब्रुक दोस्तों कप्तानी पारी भी पिछले मुकाबले में खेले थे। विल जैक 84 रन 1 विकेट और हैरी ब्रुक 110 रन नॉट आउट। और हमारे जो कप्तान थे पिछले मुकाबले में वो विल जैक थे, जो कि मैंने टेलीग्राम पर टीम दिया था। और नीचे से हैरी ब्रुक को भी आपको लेना है, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। जैमी स्मिथ की बात करें तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो इनको नहीं लेना है। लियाम लिविंगस्टन बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले मुकाबले में 33 रन की पारी खेले, 1 विकेट लिए हैं। और आपको ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। जैकब बेथोल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पहले मुकाबले में 35 रन 1 विकेट की पारी खेले, फिर 25 रन 2 विकेट और पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए हैं। तो टॉप ऑर्डर से विल जैक और हैरी ब्रुक पर फोकस करना है, फिर मिडल ऑर्डर से लियाम लिविंगस्टन और जैकब बेथोल के ऊपर। और आप लोग ब्रेंडन केयर्स को भी रख सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए और उससे पहले 26 रन 3 विकेट। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन से आप लोग 2-3 बॉलर में आप लोग अपने से डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि जोफ्रा आर्चर को पिछले मुकाबले में 2 विकेट तो मिली है, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। मैथ्यू पोर्ट्स को विकेट नहीं मिली, आदिल राशिद को विकेट नहीं मिली, उससे पहले आदिल राशिद दोस्तों 2 विकेट ले चुके हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं। तो इनमें से देखा जाए तो बैटिंग से तो कोई ऑप्शन नहीं है, बॉलिंग से चेंजेस होगा तो आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। फिलिप सॉल्ट का बहुत ही खराब है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया 13 का ही एवरेज है। बेन डकेट का 45 का है, विल जैक का 48 का है, 1 विकेट लिए हैं। हैरी ब्रुक का 76 का हो गया है, क्योंकि पिछले मुकाबले में शतक इन्होंने लगा दिया है। जेमी स्मिथ का 26 का एवरेज है। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो 16 का एवरेज है, लेकिन बॉलिंग से विकेट ले रहे हैं। जैकब बेथोल का 4 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ब्रेंडन केयर्स का 4 का है, 3 मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं। जोफ्रा आर्चर 4 मुकाबले में 7 विकेट, मैथ्यू पोर्ट्स 3 मुकाबले में 3 विकेट और आदिल राशिद 29 मुकाबले में 49 विकेट। तो आदिल राशिद का अच्छा है, पहले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिले हो, लेकिन इस मुकाबले में 2-3 विकेट आदिल राशिद ले सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया भी जहां तक मुझे लग रहा है कि अच्छे खिलाड़ी को ड्रॉप कर दी, जैसे ट्रेविस हेड हो गए, नहीं तो इंग्लैंड का जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर इधर से मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल मार्शी ओपनिंग करेंगे। स्टीवन स्मिथ, कैमरन ग्रीन, लेबुस चेन आएंगे, उसके बाद एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी, फिर सीन एबॉट, मिचेल स्टार्क और जॉर्ज हेजलवुड। तो प्लेइंग 11 में चेंजेस तो जरूर होगा, ये तो आपको पता ही है। ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही हर मुकाबले में चेंज कर रही है, फिलहाल तो मुझे नहीं पता है। जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। और इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारा रिसेंट फॉर्म है, मैथ्यू शॉर्ट और मिचेल मार्श ओपनिंग करेंगे। शॉर्ट का परफॉर्मेंस शॉर्ट ही है दोस्तों, बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है। पिछले मुकाबले में भी 14 रन की पारी खेल लिया, उससे पहले 29 रन की और उससे पहले 1 विकेट। तो तीनों मुकाबले में एवरेज सा परफॉर्मेंस है, कुछ खास नहीं है। मिचेल मार्श का दोस्तों पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेले, उससे पहले 60 रन की। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो दोनों ओपनर्स है दोनों बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। आप लोग चाहें तो एक टॉप ऑर्डर के प्लेयर स्टीवन स्मिथ को ले सकते हैं अपनी टीम में, क्योंकि स्टीवन स्मिथ का एवरेज भी अच्छा है, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। पिछले मुकाबले में 60 रन की इन्होंने पारी खेली है। और बाकी कैमरन ग्रीन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। पिछले मुकाबले में बॉलिंग से 2 विकेट लिए हैं, बैटिंग से 42 रन बनाए हैं। लेबुस चेन फ्लॉप हो गए हैं, तो इनको आपको नहीं लेना है। भले ही दोस्तों शुरू वाले मुकाबले में लेबुस चेन ने 77 रन 3 विकेट की पारी खेली थी, लेकिन लगातार पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाए तो आपको ट्रेविस हेड को छोड़कर टॉप ऑर्डर में आपको कोई ज्यादा और बेहतर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ट्रेविस हेड अभी खेलने का चांसेस तो कम है। तो आप लोग स्टीवन स्मिथ और कैमरन ग्रीन पर फोकस करिएगा। बाकी एलेक्स कैरी को आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं फिलिप सॉल्ट की जगह पर लो ऑर्डर से, क्योंकि हर मुकाबले में एलेक्स कैरी अच्छा अपने आप को साबित कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी 77 रन की पारी खेले, उससे पहले 74 रन की पारी खेले थे। तो लगातार 2 मुकाबले में अर्धशतक इन्होंने बनाया है। रिसेंट फॉर्म ओडीआई में कुछ खास नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल ठीक फॉर्म में है, 30 रन बनाए थे, उससे पहले 2 विकेट लिए हैं, तो ऑलराउंडर है, तो आप लोग इनको ले सकते हैं। एरन हार्डी भी बेस्ट रहेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर है। और बाकी इनके जो बॉलर हैं दोस्तों, उनमें मिचेल स्टार्क का सबसे बेहतर है, क्योंकि सारे पिछले मुकाबले में 2-2 3-3 विकेट लिए हैं।
बाकी जॉर्ज हेजलवुड और सीन एबॉट में किसी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। तो नीचे से यहाँ पर आपको एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल पर फोकस करना है और मिचेल स्टार्क पर। तो जो प्लेयर के आगे मैंने सर्कल किया है वो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, बाकी थोड़े अनसेफ हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं। तो ट्रेविस हेड का परफॉर्मेंस तो आप सभी को पता ही है, इनमें से कोई भी प्लेयर का मौका मिल सकता है जो कि मैं आपको अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो बैटिंग से सबसे बेहतर हेड टू हेड रिकॉर्ड स्टीवन स्मिथ का है, 1100 रन बनाए हैं, उससे ऊपर फिर मिचेल मार्श का 34 का है लेकिन बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, कैमरन ग्रीन का 47 का है, लबुचेंस का ठीक है लेकिन फ्लॉप हो गए थे, एलेक्स कैरी का 49 का है, मैक्सवेल का 29 का है, फिर एरन हार्डी का 33 का है। फिर बॉलिंग से सबसे बेहतर है मिचेल स्टार्क का 24 मुकाबले में 44 विकेट और जॉर्ज हेजलवुड का है 16 मुकाबले में 20 विकेट। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन रहेगी वो दोस्तों पूरी ऑलराउंडर्स को सपोर्ट करते हुए मैंने बनाया है, क्योंकि ऑलराउंडर्स बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे और इस ग्राउंड पर अच्छा खासा स्कोर भी बन रहा है और विकेट भी गिर रहे हैं, तो स्कोर ऑलराउंडर्स भी बनाएंगे, विकेट भी ऑलराउंडर्स लेंगे। तो विल जैक को मैंने कप्तान किया है, वाइस कप्तान कैमरन ग्रीन को। बाकी दोस्तों मैंने लियाम लिविंगस्टन को लिया है, ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी और जैकब बेथोल। तो दोनों टीम्स की तरफ से 3-3 ऑलराउंडर को मैंने लिया है। दोनों टीम्स की तरफ से एक विकेट की बैट्समैन को स्टीवन स्मिथ और हैरी ब्रूक को, एक मैंने बॉलर लिया है मिचेल स्टार्क, ब्रेंडन क्रीज को, और इधर से एलेक्स कैरी की जगह पर फिलिप सॉल्ट को रख सकते हैं। टॉस के हिसाब से आप लोग रोटेट कर सकते हैं क्योंकि फिलिप सॉल्ट भी बेहतर है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी एनालिसिस समझने के बाद आपको बिल्कुल टीम समझ में आ गई होगी कि मैं कैसा टीम बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि बैट्समैन ज्यादातर आउट ऑफ फॉर्म है, बॉलर भी भरोसे लायक नहीं है, तो ऑलराउंडर्स पर ही आप लोग भरोसा करिए, वही आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।